प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वजीर आजम नवाज शरीफ की ISI हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग, दहशतगर्दी और इदारों की कारकर्दगी पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का कराची में यौम सोग, किसी दबाव में नहीं आएंगे, खौफजदा करके आवाम से दूर नहीं किया जा सकता, खुर्शीद शाह। लंदन पुलिस के मुताबिक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। अल्ताफ हुसैन पर मुकम्मल एतमाद है, उन्हें MQM से कोई जुदा नहीं कर सकता, राब्ता कमेटी। रमजान आते ही महंगाई का तूफान आ गया, रोजेदार सस्ती अशिया ढूंढते रह गए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सरताज अजीज़, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ISI के हेडक्वार्टर में वज़ीर-ए-आज़म को ये पहली बाकायदा ब्रीफिंग है। इससे पहले वो DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकात कर चुके हैं और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से यकीनन गुफ्तगू हुई होगी। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि सिंध जो है वो भी दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर है। बेहतर होता है कि मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला को साथ लेके गए हैं तो सिंध के वज़ीर आला को भी साथ लेके जाते। ये सारी सूरत हाल क्या है, आज क्या किन अमूर पर गुफ्तगू हुई होगी, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार जनाब हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम सलाम। हारून साहब, आज पहली ISI हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग थी नवाज शरीफ साहब की और एक मखसूस बड़े अरसे के बाद वो हुकूमत में आए हैं, तो क्या समझते हैं आज क्या उनके जहन में होगा और किन अमूर पर गुफ्तगू हुई होगी, क्योंकि बड़ी तफसीली ब्रीफिंग है, 5 घंटे तक जारी रही। मेरा ख्याल है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तमाम चीज़ों पे ब्रीफ किया गया है उनको। मिसाल के तौर पे अभी आप कराची की बात कर रहे थे, कराची पे उन्हें ब्रीफ किया गया, उन्हें पूरी तफसील से बताया गया होगा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन है, इलेक्शन में क्या हुआ है, टारगेट किलर्स कौन हैं, कौन कौन इन सरगे में मुलव्वस है, कौन भत्ता लेता है, कहाँ कहाँ से उन्हें मदद मिलती है, असला उनके पास किस किस्म का है और किन चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत है, पुलिस का रोल वहाँ क्या है, रेंजर्स क्या कर रहे हैं, क्या कामयाबी है क्या नाकामी। इसी तरह बलूचिस्तान की पूरी पिक्चर जो है उस पर बात की गई है। दोहा मुज़ाकरात पे बहुत सी गुफ्तगू हुई है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है सारी, देखिए इस वक्त बहुत सा बड़ा इलाका जो है कबायली एजेंसियाँ जो हैं उसमें वो तकरीबन क्लियर हो गया है, वज़ीरिस्तान के सिवा एक आधा और इलाके के सिवा। और अब कुछ लोग या तो वज़ीरिस्तान में हैं, जनूबी शमाली वज़ीरिस्तान में, और या अफ़गान बार्डर के पाकिस्तान अफ़गान बार्डर के उस तरफ हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में कौन कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ से उन्हें मदद मिल रही है, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ बयान की गई हैं। ज़ाहिर है उसके बाद सवाल जवाब का सेशन भी हुआ है और ये एक तरह से उसके तसलसल है जो जनरल कियानी ने उनके यानी इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद उनसे मुलाकात की थी। दो चीज़ें इससे ज़ाहिर होती हैं, एक ये कि फ़ौज की भी ख्वाहिश ये है कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो और सब चीज़ें वाज़ेह कर दी जाएँ, और उनका वज़ीर-ए-आज़म का इस तरह जाना और तादेर वहाँ बैठना है खुशगवार फिज़ा में, उससे नज़र आता है कि वो भी इसके ख्वाहिशमंद हैं कि चीज़ों को वो समझ लें। अच्छा, आप समझते हैं हारून साहब के जो इस वक्त एक सूरत हाल है, बहुत जगह से ये स्पेकुलेशन भी हो रही है कि गालबन जो सियासतदान है, जिसमें एक पार्टी के नहीं सारे जो सियासतदान हैं वो एजेंसीज के किरदार पर बड़ी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं ये मामला ख़राब ही एजेंसीज की वजह से है। तो एक स्पेकुलेशन थी कि शायद जो हमारी अस्करी क़यादत है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके दरमियान एक कोई डिवीज़न है। इस मामले पर भी बात हुई होगी, ख़ास तौर पर जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट का लीक होना है। नहीं, वो तो जाहिर है एबटाबाद कमीशन जो चूँकि रिपोर्ट सामने आई है तो एजेंसियाँ सारी जिम्मेदार हैं ना जी, IB भी जिम्मेदार है, IC ने भी नेग्लिजेंस किया, वो तो रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। पुलिस नाकाम है, CID नाकाम है और सूबों की दूसरी जो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो नाकाम है। वो तो ओवरऑल पूरा से जो ISI भी उसमें कोई नहीं है और ज़िम्मेदार क्या है, मतलब ISI सारी हुकूमत ज़िम्मेदार है उसमें। तो खैर यानी मामला जब बिगड़े हैं तो हुकूमत भी फ़ौज की थी, ज़ाहिर है उस लिहाज से वो ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन शिफ्ट आई है पिछले 5 साल में, तब्दीली आई है और ख़ुद जनरल पाशा ने एडमिट किया कि हम गलतियाँ करते रहे हैं, इसमें कोई बहम तो नहीं है।
और अपनी हुदूद से तजावज़ करते हैं, उसमें यह समझने की बात भी है कि जब दूसरे अदारे काम नहीं करेंगे तो खुफिया एजेंसियों को फौज का रोल बढ़ जाएगा, जो कम होना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल सामने वाज़े की हकीकत है, ये ब्लेम गेम से थोड़ी बदलेगी। ये तो दायरा कार तय करने से, अफ़हाम तफ़हीम से, चीज़ों को समझने से। जहाँ गैर ज़रूरी ISI ने बोझ उठाया, कई चीज़ों का भी उठाया हुआ है, उससे उन्हें पीछे हटना चाहिए। पुलिस को बेहतर करना चाहिए, मॉडर्नाइज़ करना चाहिए, मगर इस तरह तो नहीं हुजूर मॉडर्नाइज़ होती कि सिपाहियों के लिए वो ख़रीदने के लिए क्या उसे कहते हैं 1 अरब रुपए की रिश्वत दे दी गई चीफ मिनिस्टर को पख्तूनख्वा में और उनके साथियों को। अच्छा हारून साहब, ये बयान कीजिएगा कि एक क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की डेट अनाउंस कर दी गई थी, पहले ये कहा गया आर्मी चीफ नहीं आएंगे, फिर कहा गया आएंगे, फिर इसको मुलतवी किया गया। बाज़ हल्के कह रहे हैं कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है हुकूमत का, नवाज शरीफ साहब का, कि पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से पहले और आर्मी चीफ को वहाँ पर बुलाने से पहले उन्होंने अब एक तफसीली ब्रीफिंग ली है और इसके बाद अब ये आसान हो जाएगा। और ये भी इम्कान है कि अब जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की डेट भी आ जाए। देखिए जी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया जाएगा, वो जरूर जाएंगे, ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फैसला वजीर आज़म ने करना है। मगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं बात सब चीज़ें बताई जा सकती, पार्लियामेंट में भी सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती, मीडिया पे, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। जाहिर है टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है बलूचिस्तान के बारे में, कबायली इलाकों के बारे में, इंडिया के बारे में और कराची के बारे में भी, वो वजीर आज़म को बताई जाएगी और वजीर आज़म उसमें से जो चीज़ ज़रूरी समझें वो एतमाद में लें, ये उनका काम है। लेकिन कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो एतमाद में लेने के लिए हो सकती है, पॉलिसी मेकिंग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकती। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ आज तक हमारे यहाँ किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोई पॉलिसी बनी है, एक एलामिया जारी हो जाएगा। देखिए एक ही हल है, फौज मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप एक पेज पे हो, और मेरा ख्याल है कि इस मामले में कम्युनिकेशन गैप कम होता जाएगा। इन दोनों आदमियों को जितना मैं जानता हूँ, ज़हीरुल इस्लाम साहब को और जनरल कैनी को, तो ये थारो ब्लड सोल्जर हैं, वो चाहते हैं कि फौज का रोल कम हो। और जनरल कैनी ने पहले भी जो मुलाकात की थी तो उसमें उन्होंने फैक्ट्स उनके सामने पेश कर दिए थे कि हमारे इल्म में ये चीज़ें हैं और आप इस पर जो चाहें फैसला कर लें। अच्छा, इस पे कमेंट कीजिएगा हारून साहब के कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि चाइना भी जब गए वज़ीर आज़म तो सिंध के वज़ीर आला को साथ नहीं लेके गए, हालांकि वहाँ पर कोल के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की वज़ीर आज़म साहब ने। तो अब जब गए हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग के लिए, तो वज़ीर आला पंजाब तो साथ चले गए, लेकिन KP के वज़ीर आला और सिंध के वज़ीर आला को अगर साथ ले जाते तो अच्छा होता। बहुत अच्छा होता, ले जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का एक मिजाज है, कुछ लोगों के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वैसे इस ब्रीफिंग की नोयत ऐसी थी कि वो तन्हाई जाते तो बेहतर था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ले गए, अगरचे उसमें कोई हर्ष तो नहीं है, मगर उससे ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होता है जो आपके जहन में भी पैदा हुआ। और सिंध के चीफ मिनिस्टर को ज़रूर एतमाद में लिए जाने चाहिए, पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को ज़रूर एतमाद में लिया जाए। मगर कुछ चीज़ें वज़ीर आज़म के लिए होती हैं, वो अपने भाई को साथ लेकर, ज़ाहिर है वो फौजी अफसर उन्हें ऐसा करने से रोक तो नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा होता अगर KP और सिंध के वज़ीर आला भी साथ जाते ब्रीफिंग में, लेकिन उनका कहना था कि ये आज की जो ब्रीफिंग है, जो मीटिंग है, ये बहुत अच्छी है और इससे सिविल और अस्करी क़यादत में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और जनरल ज़हीरुल इस्लाम दोनों थॉरो सोल्जर्स हैं और वो चाहते हैं कि इंतज़ामी हुकूमत के इंतज़ामी मामलात में फ़ौज का अमल दखल कम से कम हो। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी में। पीपल्स पार्टी का कराची में यौम सोग, किसी दबाव में नहीं आएंगे, खौफजदा करके आवाम से दूर नहीं किया जा सकता, खुर्शीद शाह। पीपल्स पार्टी ने सदर जरदारी के सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख के कत्ल के खिलाफ आज यौम सोग मनाया। कराची के कई इलाकों में कशीदगी भी देखने में आ रही है। बिलाल शेख की नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि उन्हें दबाव में लाने की साजिशें की जा रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कुव्वतें जो पीपल्स पार्टी को पहले इंतखाबात में जिन्होंने कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी, वही कुव्वतें अब इस वक्त पीपल्स पार्टी का किरदार महदूद करने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी सूरत हाल, इससे पीपल्स पार्टी किस तरह निपटेगी और क्या उनकी हिकमत अमली होगी, आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सैयद खुर्शीद शाह, जो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है कौमी असम्बली में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी शाह साहब, इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि कैंपेन नहीं चलाने दी गई आपको, MQM को और इसके साथ साथ ANP को। अब
फिर दोबारा कुछ ऐसा सिलसिला है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, ये उनके लीडरान जो हैं वो निशाने पर, और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कराची में कत्ल हुआ ये एक पैगाम है पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि वो अपने किरदार को महदूद रखें। देखें, बात यह है कि ये काफ़ी अरसे से सिलसिला जारी था। जब हम हुकूमत में आए थे तब भी ये सिलसिला जारी था, मगर हमने उन पर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आपने देखा होगा कि जब हम आए तो सवात में जो हालात पैदा किए गए, जहाँ तक कि सवात से पाकिस्तान का झंडा भी उतारा गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर ने, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने जलसे में ये बात कही थी कि मैं सवात से पाकिस्तान का झंडा उतरने नहीं दूँगी, और इंशाल्लाह सवात पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और ये सारा एक तसलसल है। और हम जब आए तो फिर उस चीज़ को जिस तरीके से हमने ऑपरेशन किया, और फिर हम अपने सवात और मालाकंड के भाइयों को वापस अपनी जगहों पे अमन कायम किया, तो नेचुरली वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहती, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं चाहती, पाकिस्तान को सॉवरेन कंट्री बनाना नहीं चाहती, और वो अपना एक निज़ाम, अपना एक तरीका, ऐसे हालात जिससे पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी में कोई चैलेंज हो, वो उसकी कंटिन्यूटी हो रही है। और हमने मुसलसल उससे जंग की, अपने 5 साल दौर में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की। इसलिए ही अभी इस इलेक्शन में ये कोशिश की गई कि हमें महदूद किया जाए, और वो हालात भी पैदा किए गए। फिर आपने देखा कि गिलानी साहब के बेटे को भी इलेक्शन के दरमियान ही अगवा किया गया, एक मैसेज दिया गया, और हमारी जो मूवमेंट थी उसको महदूद करके, और जो फिर रिज़ल्ट आए आपने देखा। और कहा भी गया कि हम पीपल्स पार्टी को किसी हद तक भी आगे आने नहीं देंगे, मगर पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन की, और न सिर्फ इलेक्शन की मगर हमने उन रिज़ल्ट्स को भी तस्लीम किया कि ठीक है जो भी रिज़ल्ट आए हैं, क्योंकि अगर हम उस वक्त निकल पड़ते बाहर और हम ये चाहते कि हम इस रिज़ल्ट को नहीं मानते तो एक नई आइडिया बनती। अच्छा शाह साहब, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक कौमी मफादात को देखते हुए आपने इलेक्शन के नताइज को भी कबूल किया और आप अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। इस पर बयान कीजिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है। ये ऐलान भी किया गया, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होंगी, लेकिन फिर उसको मुलतवी किया गया। उसी बात पे आ रहा था, मैं उसी बात पे आ रहा था कि हमने उस चीज़ को सिर्फ इसलिए दी गए हम कि ठीक है जो भी है, मगर इस इलेक्शन के इक़्तिदार के खातिर हम ऐसे हालात पैदा न करें जिससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को चैलेंज आ जाए। और फिर जब मियाँ साहब ने ऐलान किया कि मैं 12 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस जो पार्लियामेंट के अंदर लीडर्स हैं उनको बुलाना चाहता हूँ, उनके साथ मैं डेलिब्रेशंस करना चाहता हूँ, तो हमें बताया गया। अच्छी थी और हमने बड़े ही खुश तरीके से कहा कि जी बिल्कुल हम शरीक होंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अभी एक हुकूमत आई है हम छुरे और चाकू उठा के पीछे पड़ जाए। उनको काम करने दें, उनको मौका दें कि वो अपना जो कमिटमेंट किया, जो बात कर रहे हैं वो पूरा करें। तो हम इसी स्पिरिट के साथ हमने कहा कि बिल्कुल आएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी अफसोस की बात है कि या तो ऐलान नहीं होता, अभी जब ऐलान हुआ और उसको पोस्टपोन कर देना, ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि नुकसान हुआ है। इस हमें इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है कि क्यों हमने पोस्टपोन की, किस रीज़न से, इसके तो अलग अलग मायना निकाली जाएगी कि किसी के कहने पे की गई, किसी ने करने नहीं दिया, इसमें सियासतदानों को मिल बैठ के डेलिब्रेशन करने का मौका फराहम नहीं किया, क्या वजह थी कि ये नहीं हुआ। ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा हुआ। चलो हो जाएंगे, आप 12 को नहीं होंगे तो 20 को हो जाएगा, मगर जो टाइमिंग होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा शाह साहब, आप इस पे कुछ कमेंट कीजिए। एक तासुर ऐसा उभर रहा है, कुछ हल्के ये बात कह रहे हैं कि अब वज़ीर आज़म जब चाइना गए तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को साथ लेके गए हैं, हालांकि सिंध में जो कोल रिजर्वायर्स हैं उनकी जो एक्सप्लोरेशन है वो उसमें चाइना एक बड़ा रोल प्ले कर सकता था। आप समझते हैं ये तनकीद जायज़ है? ये जो तासुर आ रहा है कि शायद सोलो फ्लाइट करना चाह रही है हुकूमत और दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं ले रही? ये मियाँ साहब वाले रवायतें
आज की नहीं, हमेशा उनकी रवायत रहती है कि हमेशा सोलो फ्लाइट देते हैं और फिर वो सोलो फ्लाइट सोलो नहीं होती, वो कहीं डिस्टर्ब ही हो जाती है। तो ये उनका अपना ज़ाती पॉलिटिकल एक विषय है, उनकी सियासी कोई अपनी मजबूरियां हैं कि वो सिंध से अगर जाते, सिंध के शुक्र सिंध के चीफ मिनिस्टर साथ होते। ये जो चाइना गए हैं, ये मैं आपको बता दूं, और नाजरीन भी जो आपके इस चैनल से मेरी बात सुन रहे होंगे, चाइना को जो रिलेशनशिप है, जो ये इकनॉमिकल पाथ है, ये सदर जरदारी साहब ने बनाई है। आपने देखा सदर जरदारी ने तकरीबन 10 या 11 मरतबा अपने दौर में चाइना के टूर किए, और प्राइम मिनिस्टर ने अलग 2-3 मरतबा 4 मरतबा किए। हमने अपना इकनॉमिकल जोन जो है ना, जिसको सपोर्ट देने के लिए चाइना के साथ पीपल्स पार्टी ने एक रिलेशनशिप डेवलप किया, ये उसका फॉलोअप है। और हमें इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, ना हमें कोई परेशानी है कि हमें मियाँ साहब लेके जाके छत को उनको, खैर वो उनकी अपनी मर्जी है, ये पाकिस्तान है। और देखें, मैं एक और बात बताऊँ कि हम मजबूत फेडरेशन के हामी हैं, और मजबूत फेडरेशन तब होती है जब प्रोविंशियल जो सूबे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं, उनको आइनी कानूनी एक हैसियत होती है। और उन सूबों को आपको ये भी बताता चलूँ कि 18वीं तरमीम जो थी ना, उसका मेन स्पिरिट जो था वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत फेडरेशन का था। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, जब वो यही इसका मकसद था, दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, एक मैं क्योंकि वक्त कम है, एक कमेंट जरूर चाहूँगा आपसे इस बात पर, क्योंकि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सिंध से है। लियारी कराची का वो इलाका है जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था। लियारी वो जगह है जहाँ मोहतरमा की शादी भी हुई, बिलावल भी पैदा हुए, बख्तावर भी पैदा हुए। आज लियारी की सड़कों पर जो हो रहा है, जिस तरह लोग पीपल्स पार्टी से नाराज़ नजर आते हैं, क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस बात का अदराक है कि ये उनका अपना गढ़ था जहाँ आज ये सब कुछ हो रहा है? क्यों नहीं, बिल्कुल है ना, है, मगर अफसोस भी है, तकलीफ भी होती है कि वहाँ पे जो हालात है, कौन करवा रहा है, आखिर ये कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के। हम तो हुकूमत में बैठे हैं, ये जब हम पाकिस्तान में हमारे वफाक में हमारी हुकूमत थी, तब भी ये हालात पैदा किए जा रहे थे। अब जैसे पेशावर है, पेशावर में आप देखें क्या हो रहा है, कौन से ये अपने लोग हैं जो इस मुल्क को पीछे पड़ गए। ये लियारी नहीं है, ये सारा पाकिस्तान है। कराची का जो हमारा हब है, इकोनॉमिकल हब है, जो सूरत हाल दुनिया में दिखाई जाती है, लियारी की करके नहीं दिखाई जाती, कराची की करके दिखाई जाती है। ये मलिर की नहीं दिखाई जाती, ये कटी पहाड़ी की नहीं दिखाई जाती, अजीज़ाबाद की नहीं दिखाई जाती, ये खारा दर की नहीं दिखाई जाती, ये तो पाकिस्तान की दिखाई जाती है। तो इस पर कौन लोग हैं? हमें मिल बैठ के, मैं कहता हूँ यही तो बात है कि हम मिल बैठ के हमें फैसले करने चाहिए। यहाँ पे लोग यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे, यहाँ ही रहेंगे, मरेंगे भी यहाँ, जिएंगे भी यहाँ, चलेंगे भी यहाँ, खाएंगे भी यहाँ, और हर फैसला भी यहाँ ही होगा। तो हमें इस चीज़ों को देखना चाहिए और दर्दमंदी के साथ देखना। देखिए आज कल ये वाक़या हो गया, रज़ाई साहब के जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उसको शहीद किया गया। ये आज पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले मुनव्वर सरवर्दी हुए, इससे पहले खालिद हुए, इसके बाद ये हुए। ये एक इनडायरेक्ट वे में थ्रेट है। जब बहुत बहुत शुक्रिया खुशी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। जो कह रहे थे कि लियारी में जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ लियारी में नहीं, पूरे पाकिस्तान का ये अलमिया है, और तमाम कुव्वतों को मिल बैठकर इसका हल निकालना होगा कि वो कुव्वतें जो उनका मुकाबला करना होगा जो पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाह रही है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। लंदन पुलिस के मुताबिक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। अल्ताफ हुसैन पर मुकम्मल एतमाद है, उन्हें MQM से कोई जुदा नहीं कर सकता। राब्ता कमेटी। लंदन से आने वाली इतलात के मुताबिक अब वहां पर लंदन पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी जुर्म में चार्ज नहीं किया गया, यानी उन पर अभी कोई फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। दूसरी जानब MQM की राब्ता कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में, जिसमें उन्होंने कहा है कि MQM
के कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन और कोई उनको जुदा नहीं कर सकता। कल भी MQM को अल्ताफ़ हुसैन पर एतमाद था और आने वाले कल को भी उन पर एतमाद रहेगा। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त MQM के लिए। क्या सोच रही है MQM, क्या उसकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब फैसल सब्जवारी जो MQM के रहनुमा हैं 90 पर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैटेलाइट लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब, ये जो इस वक्त आज MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें ये कहा गया कि MQM को एतमाद है अल्ताफ़ हुसैन पर, कल भी एतमाद था और आने वाले कल भी एतमाद होगा। जो लंदन से जो खबरें आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो तहकीकात हैं उसके नतीजे में अगले चंद दिनों में लंदन पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। तो आप किस तरह से सारी सूरत हाल को देखते हैं? मेरे ख्याल में लंदन पुलिस जो भी कार्रवाई करे, जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो MQM उसको कानूनी तौर के ऊपर ही हैंडल कर रही है और करेगी। जहाँ हमारा ताउन दरकार होगा हम पहले भी देते आए हैं और करेंगे, और जहाँ हमें कोई एतराज़ात होंगे वो एतराज़ात उठाएंगे। लेकिन अल्ताफ़ भाई की MQM से क़यादत को कोई केस खा वो किसी भी नौइयत का कोई बना दे, वो उनको उससे तो अलहदा नहीं कर सकता, इसलिए कि वो बानी कायद हैं इस तंजीम के। हम उन्हें बानी कायद लिखते ही नहीं हैं, मानते भी हैं, एंड ही इज़ द आइडियोलॉग फॉर MQM। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो सियासी चीज़ें हैं उन्हें सियासी तौर के ऊपर ही रखा जाना चाहिए। कहीं कोई कानूनी नुक्ता है तो यकीनन उसको हम कानूनी तौर के ऊपर ही हैंडल करेंगे। अच्छा, कुछ इस किस्म की भी स्पेकुलेशन थी कि क्योंकि अब इस वक्त MQM के बहुत सारे कायदीन मौजूद हैं लंदन में कि कोई इस किस्म का ऐलान किया जाए कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई लंदन पुलिस करे तो उनका जानशीन कोई होना चाहिए पार्टी में। इस किस्म की कोई सोच है MQM में? नॉट टू माई नॉलेज समी साहब, और मैं सिर्फ ये कहूँगी ये जो स्पेकुलेशंस हैं ये विशफुल थिंकिंग तो बहुत सारे लोगों की रही है। आपको याद है 19 जून 1992 को MQM के ख़िलाफ़ रियासती ऑपरेशन शुरू किया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ का भी ये कहना था कि अल्ताफ़ चैप्टर इज़ क्लोज्ड और अल्ताफ़ हुसैन के बगैर MQM काबिल कबूल है। और हमने हमेशा उसको बहुत सख्ती के साथ रिजेक्ट किया इस आइडिया को। इसलिए अगेन आउट रिटरेट जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो बानी कायद हैं, बानी कायद की जगह तो कोई ले नहीं सकता। MQM के कन्वीनर डिफरेंट रहे हैं, MQM के डिप्टी कन्वीनर डिफरेंट रहे हैं, लेकिन बानी कायद की तो कोई जगह ले नहीं सकता है। तो इसलिए बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि उनकी कोई जगह लेने वाला है। और ये स्टेटस वो खुद एंजॉय नहीं करते हैं, ये स्टेटस उन्हें उन कारकुनों ने, जिन हज़ारों ने उनके नाम के ऊपर अपनी जानों का कुर्बानी पेश कर दी, उन लाखों लोगों ने जिन्होंने वोट दिए हैं, मिलियंस हर इलेक्शन में उनको वोट देते रहे, करोड़ों लोग जिनकी नुमाइंदगी उनकी जमात और उनके नुमाइंदे करते रहे हैं, उनकी वजह से कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन इस स्टेटस एंजॉय करते हैं। अच्छा, एक बयान कीजिएगा कि इस MQM जो है पूरी तरह मुत्तहिद है अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में, तो अगर कोई इस किस्म की कार्रवाई होती है तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो MQM के कारकुन हैं कराची में, हैदराबाद में या मुल्क के दूसरे हिस्से में, उनके जज्बात को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई लंदन पुलिस ने ऐसी की जो MQM के वर्करों को काबिल कबूल ना हुई तो एक बड़ा रिएक्शन आ सकता है। इस हवाले से कोई आपने स्ट्रेटेजी बनाई? यकीनन ये एक नुक्ता सनी भाई मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है, क्योंकि हर वर्कर अपने तौर के ऊपर रिएक्ट करता है, ख़ासकर जब अल्ताफ़ भाई का मामला दरपेश हो। कुछ महज फ़िक्रमंद होते हैं, कुछ तशवीश में मुब्तला होते हैं, कुछ गम में आ जाते हैं, कुछ गुस्से में भी आ सकते हैं। तो ये एक इट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर, और इसीलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी मामलात हों वो इस तरीके से कि जो कानूनी मसले हैं वो कानूनी हवालों से ही हल हो जाएं, उसको बदकिस्मती के साथ कहीं पर भी कोई सियासी रंग ना दिया जाए, ताकि फिर उसके कोई सियासी मुज़मरात भी ना हों। अच्छा फैसल साहब, ये बयान कीजिएगा कि इस हवाले से सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत किसी से आपने रब्ता किया, कोई आपकी गुफ्तो शनीद हुई? क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है और ख़ास तौर पर अगर वर्कर्स का कोई रिएक्शन आए तो वो तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी, इसलिए कि कराची तो पहले ही दहशत गर्दी के नरगे में है और आए दिन वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि नहीं कोई हम तो क्या हमारे तो कारकुनान को रोज़ाना टारगेट किलिंग हो रही है इस शहर में, कराची शहर में,
हमारे कई कारकुन इस वक्त भी लापता हैं, सैकड़ों इस वक्त जेल में हैं, सियासी कारकुनान, उन पर अजीब व गरीब किस्म के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। तो हम तो वैसे ही वी आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, तो हम किसी से क्या कहेंगे। लेकिन बहरहाल अल्ताफ़ भाई को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं MQM को जानता हूँ, अल्ताफ़ भाई हैज़ नेवर प्रीच्ड एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ। तो इसलिए यकीनन MQM की पॉलिसी क़ायद तहरीक के फ़लसफ़े पर सामने रखते हुए तो इस तरह की ही है और रहेगी कि जिसमें कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, और हमारी ख्वाहिश भी यही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी, जो ये कह रहे थे कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन का फ़लसफ़ा ये है कि कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो कुछ भी होगा वो उसका कानूनी तौर पर मुकाबला किया जाएगा। और ये बात यकीनन एक परेशान कुन हो सकती है कि अगर कोई ऐसा वहाँ पर फ़ैसला हुआ जो MQM के वर्कर्स के लिए काबिल कबूल ना हुआ, तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज में अपना रिएक्शन दे सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। रमज़ान आते ही महंगाई का तूफान आ गया, रोज़ेदार सस्ती अशिया ढूंढते रह गए। रमज़ान उल मुबारक के आते ही बाजारों में महंगाई का तूफान आ गया है। आज पहला रोज़ा है, लेकिन मार्केटों में रोज़मर्रा अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की छुरियां बेचारे गरीबों पर ही चल रही हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें थोक मार्केट से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। हुकूमत बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ने की बजाय गरीब रेडी वालों और छोटे दुकानदारों को ही पकड़ती है। हुकूमत की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, लेकिन ये रमज़ान बाज़ार सिर्फ पंजाब में नज़र आ रहे हैं, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और KPK में रमज़ान बाज़ार लगाए ही नहीं गए। होना तो ये चाहिए था कि चारों सूबों में आवाम की सहूलत के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाते। आवाम तो अब इन सियासी जमातों की कारकर्दगी का मवाजना कर रहे हैं जो बड़े बड़े दावों के साथ हुकूमतों में आई हैं। बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, कीमतों में क्या फ़र्क है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। लाहौर में हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद, जबकि कराची में हमारे साथ होंगे रेहान हाशमी और पेशावर में हमारे साथ होंगे सफ़ीउल्लाह गुल साहब। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जाहिद आबिद साहब से। आबिद साहब, ये इस वक्त जो मार्केट्स में सूरत हाल है, चीज़ें बड़ी महंगी हैं। आप गए हैं मार्केट में, क्या आपने देखा वहाँ पर, और ये महंगाई क्यों है? जी समी साहब, अगर हम इसमें बात करें तो हमें जो सबसे चीज़ एक नज़र आती है, किसी चीज़ की शॉर्टेज नज़र नहीं आती। जो महंगाई की असल वजह होती है, इकनॉमिक्स के असूल के मुताबिक चीज़ें कम होती हैं तो महंगी होती हैं। चीज़ें वाफर हैं लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि तलब लोगों की इतनी ज़्यादा है। लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो हमें बिल्कुल कहीं फ़ाल नज़र नहीं आ रही। पंजाब की हद तक अगर लाहौर की हम बात करें, यहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, पंजाब हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए हैं, लेकिन वो तमाम तवज्जो सिर्फ सस्ते रमज़ान बाज़ार तक है। अब सिर्फ 22 रमज़ान बाज़ार 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की आबादी के लिए अगर लगाए गए हैं तो वहाँ तो उनकी तवज्जो है, वहाँ पर कीमतें कंट्रोल हैं। लेकिन वो कंट्रोल भी इस तरह हैं कि अगर 100 रुपये किलो एक टमाटर मिल रहा है आम मार्केट में, तो वो 84 रुपये किलो दे रहे हैं। 84 रुपये किलो भी टमाटर आम आदमी की ख़रीद से बहुत बाहर है, वो कि उसमें उन्होंने कमी की है। तो तमाम तर तवज्जो उनकी जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स और सस्ते रमज़ान बाज़ार की जानब है। लेकिन जो तकरीबन 80 से 85% लोग जहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ओपन है, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्राइस लिस्टें में नज़र नहीं आती। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक हुकूमती जो गुड गवर्नेंस का होता है ओवरऑल वो नज़र नहीं आती, वो हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए आप। रेहान हाशमी के पास चलते हैं कराची में। अस्सलाम वालेकुम रेहान। समी साहब, रेहान, कराची में क्या सूरत हाल है? वहाँ पर तो रमज़ान बाज़ार बिल्कुल ही नहीं लगाए गए, और महंगाई के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि 2 दिन पहले जिस चीज़ की कीमत, मसलन टमाटर अगर 20-30 रुपए किलो थे, तो अब तो वो 100 रुपये से भी ज़्यादा उसकी कीमत हो गई है। देखिए समी साहब, बिल्कुल ऐसे ही कि दुनिया भर में कोई भी बड़ा त्यौहार आता है तो वहाँ चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे बड़ा मजहबी महीना है रमज़ान मुबारक, सो लोग बड़े रोज़ा रखते हैं, तमाम बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक तमाम इसको एहतमाम करते हैं। सिंध हुकूमत ने सस्ते बाज़ार के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। हमने कल बात की मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से, उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत के बाद फ़ंड ही नहीं है कि वो सस्ते बाज़ार लगाए। और जहाँ तक आपने पूछा महंगाई का तूफ़ान, तो अभी देखिए आगे होता है क्या है। अभी आज पहला दिन है, कराची में जो हमने रेट्स लिए हैं 60% इजाफा हुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें केले और आड़ू, फ्रूट चाट जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है रोज़ादारों, जो पसंद करते हैं पूरे दुनिया भर में। आप देखें पाकिस्तान समेत फ्रूट चाट खाते हैं रोज़ादार, वो सबसे ज़्यादा महंगे फ्रूट हुए हैं। इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई थी, प्राइस लिस्ट बनाई जाती कमेटियाँ,
डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात हैं, मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं, होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ जैसे कि आपने अपने खुद ही कहा कि ठेले वाला पकड़ा जाता है, जो मुनाफाखोर है वो नहीं पकड़े जाते। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी यही है। कराची में जब आप, कराची की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ सुबह रेट खोले जाते हैं, लेकिन हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा वहाँ जाने की जहमत ही नहीं करता कि वहाँ जाके रेट खुले, उसके बाद वो प्राइस मुकर्रर करे। सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के तमाम प्राइस मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन उन प्राइस लिस्टों पे अमल दरामद भी नहीं होता, नामो निशान ही नहीं, निशान ही नहीं। अच्छा रेहान हमारे साथ रहिए, सफ़ीउल्लाह गुल भी हमारे साथ हैं पेशावर में। अस्सलाम वालेकुम सफ़ी। वालेकुम सलाम। सफ़ी, पेशावर की क्या सूरत हाल है? तहरीक इंसाफ तो बड़ी एक जमात है और बड़ी नौजवानों की अवामी जमात है, बड़े इन्होंने अवामी इक़दाम भी किए हैं, कुछ कीमतों पर कंट्रोल किया इन्होंने? समी साहब, आपको बड़ी हैरानगी होगी अगर आप ये सुने कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी कीमत 50 या 60% तो छोड़ें कि वो 100% से तजावुज़ ना कर गई हो। अगर हम सिर्फ टमाटर ही की बात करें, जिस तरह रेहान साहब ने कराची की बात की कि वहाँ 60 से 70%, यहाँ वही टमाटर जो 2 दिन पहले 50-60 रुपये में बिक रहा था वो अब 130-140 रुपये में बिक रहा है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसे डिवाइस नहीं किया कि जिसकी वजह से कोई कमेटी ऐसी हो कि जो प्राइस कंट्रोल करें। फ़कत सिर्फ एक चीज़ में लोगों को जो एक रिलीफ मिला है वो ये है कि 3 दिन पहले जो मुर्गी 208 रुपये किलो मिल रही थी जिंदा मुर्गी, वो आज जो है वो 185 और 186 रुपये। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही कि जिसकी वजह से कीमतों पर कंट्रोल हो। सप्लाईज बहुत हैं, तो आपकी सभी आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई, वो इस बारे में कुछ कंसर्न नज़र आए, उन्हें पता भी है कि मार्केट्स में ये हो रहा है? जी बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले और आज भी और कल भी डिप्टी कमिश्नर जो हैं पेशावर के, वो भी इन चीज़ों पर लगे हुए, लेकिन वो फिर वहीं पर बात आ जाती है कि वो अगर कोई एक्शन लेते हैं तो छोटे ताजिर आते हैं बीच में। छोटे ताजिर में भी कौन आते हैं? जो बेचारा जिसकी कोई पतारी है, कोई रेड़ा है, कोई ठेला है, कोई वो है, वही यानी इसमें आते हैं। बाकी तो है वो तो जो असल जो ज़िम्मेदार हैं वो तो यही यानी है जो बड़े बड़े यानी मुनाफाखोर हैं बैठे हुए हैं। ये तो वो लोग हैं कि जिनको जिस कीमत में मिलेगा उस पर 5-10 रुपये ऊपर बढ़ के वो जाहिर है कि उन्होंने आगे बेचना है। लेकिन असल जो इकदाम हैं जो फेडरल लेवल पर या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पर होने चाहिए वो नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा सफ़ी, हमारे साथ ही रहिए, ये बताइए रेहान के कहीं पे कुछ मामूली सी भी कोई कार्रवाई आपने देखी हुकूमती अकाबरीन के हवाले से? कोई गिरफ्तारी हुई हो, किसी का चालान हुआ हो, कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी जिसने की हो? क्योंकि अगर कीमतों जो प्राइस है उस पर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा। देखिए समी साहब, आपने बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए मैं आपको, आप अंदाज़ा करें कि हुकूमती जो डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात हैं मजिस्ट्रेट के, कमिश्नर कराची को इख्तियार है मजिस्ट्रेट के, जुर्माना जो होता है आप अंदाज़ा करें कि 300 से लेके 500 रुपये जुर्माना किया जाता है। जो हज़ारों रुपए के फ्रूट बेचे जाते हैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे, ठेलों पर, उनकी जो जुर्माने की रकम है वो 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये है। अब एक दुकानदार ख़ुद तो अभी किसी भी मुलाजिम को पकड़वा देता है और ये प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है मीडिया को, जी जुर्माने किए, तमाम दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, 1 लाख रुपए का जुर्माना किया, और जुर्माना अदा करने के फ़ौरन बाद वो रहा हो जाता है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जुर्माने की रकम इतनी ज़्यादा हो कि दुकानदार मुनाफाखोर जो है वो डरे कि यार अगर हमने आज ये चीज़ महंगी बेची तो उसका हमें कई गुना ज़्यादा पैसे जुर्माने। हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए। आबिद, ये आप बताइएगा कि ये पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल है कि जो वो 500 रुपये पे छोड़ दिया जाता है और जो महंगाई है यही वजह है कि सज़ा नहीं है, इसीलिए कंट्रोल नहीं हो रही? जी, अभी तक जो रमज़ान के हवाले से जो शॉपिंग चल रही है उसमें हमें तो इस किस्म की अभी तक कोई ख़बर नहीं मिली कि कोई इस किस्म की कार्रवाई 500 रुपये वाली भी हुई हो, जो कि नज़र आई हो कि ये 500 रुपये जुर्माना हुआ। कल की सूरत हाल है कि कल जिस वक्त कल मुर्गी की मार्केट खुली है तो वहाँ 215 रुपये रेट था मुर्गी का, लेकिन शाम को जिस वक्त हमने वहाँ चेक किया तो वो 300 रुपये तक पहुँच चुका था और ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी। लोग सिफारिशें करके मुर्गी का गोश्त ले रहे थे। आज गो के मुर्गी का गोश्त अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन वो भी 235 रुपये उसका रेट आज हुकूमत की जानब से निकाला गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये फ्लक्चुएशन जो है इतनी ज़्यादा होना, ये किसी पॉलिसी मेकर की गलती तो हो सकती है, किसी की गलती ना कहीं है, इसमें अवाम की कोई गलती नहीं। इसके अलावा अगर हम लीमू की बात करें, स्कंजबीन लोग बड़े शौक से पीते हैं, वो आपको आज 150-160 रुपये किलो से कम लाहौर में कहीं दस्तयाब नहीं है लीमू। इसी तरह दूसरे फलों में तो बिल्कुल ही
कंट्रोल से बाहर। जाहिद आपका शुक्रिया, रेहान हाशमी आपका शुक्रिया, सफ़ीउल्लाह गुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो रमज़ान का पहला दिन था और आज महंगाई बहुत ज़्यादा थी, कोई ऐसा मैकेनिज़्म हमें नज़र नहीं आया जो कोई हुकूमत जिसे अडॉप्ट करती और आज सारिफिन को चीज़ें सस्ती मिलती। नाजरीन, यहाँ पर आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।